नंबर 2 जिसका नाम है विलियन, उसमें आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश। देखिए क्या है टॉपिक, है डाला गया है मोल प्रभाज या मोल अंश। तनु विलियनों की सांद्रता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है। जितने भी तनु विलियन हैं उनकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम मोल प्रभाज का या मोल अंश का इस्तेमाल करते हैं। मोल प्रभाज विलियन के प्रत्येक अवयव का होता है। विलियन में जितने भी अवयव हैं सबका मोल प्रभाज अलग अलग निकाला जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे यहाँ द्विअंगी है, डबल वाला है, तो द्विअंगी विलियन में विलय और विलायक दो अवयव होते हैं। हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलियन है जिसमें केवल दो अवयव होंगे, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। द्विअंगी विलियन में विलय और विलायक दो अवयव होते हैं, अतः द्विअंगी विलियन के लिए मोल प्रभाज दो प्रकार के होते हैं। अगर हम द्विअंगी विलियन के लिए बात कर रहे हैं तो मोल प्रभाज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है विलय का मोल प्रभाज और दूसरा है विलायक का मोल प्रभाज। यानी कि दो अवयव होने की वजह से दो प्रकार के मोल प्रभाज होंगे, एक विलय का मोल प्रभाज होगा और एक विलायक का मोल प्रभाज होगा। दोबारा समझ लीजिए, तनु विलियनों की सांद्रता को मोल प्रभाज को अगर हम समझें तो किसके लिए होता है, तो वो तनु विलियनों के लिए होता है। तनु विलियनों की सांद्रता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोल प्रभाज विलियन के प्रत्येक अवयव का होता है, उसके अंदर जितने अवयव हैं सबका मोल प्रभाज अलग अलग निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे यहाँ पर द्विअंगी है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें केवल विलय और विलायक दो ही अवयव होंगे। द्विअंगी विलियन में विलय और विलायक दो अवयव होते हैं, अतः द्विअंगी विलियन के लिए मोल प्रभाज दो प्रकार के होते हैं। एक होगा विलय का मोल प्रभाज और दूसरा होगा विलायक का मोल प्रभाज। इसमें हम शुरुआत करेंगे पहले विलय के मोल प्रभाज से। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है विलय का मोल प्रभाज। उसे समझने से पहले हम मोलों की संख्या को समझ लेते हैं कि हमें मोलों की संख्या को कैसे कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर एक नोट लिख दिया गया है, इस नोट में बताया गया है कि मोलों की संख्या को अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मात्रा ग्राम में बटे अनुभाग। इसी तरह से हम विलायक और विलय के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। विलायक के मोलों की संख्या को हम N1 लिखेंगे मात्रा ग्राम में बटे अनुभाग, इसकी मात्रा को W1 लिखेंगे और अनुभाग को M1 लिखेंगे। नंबर 3 पर आ जाता है विलय के मोलों की संख्या। जैसे विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे ऐसे ही विलय के मोलों की संख्या को भी हमें कैलकुलेट करना होगा। N2 बराबर हो जाएगा W2 बटे M2, यानी कि यहाँ पर विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभाग हमें पहले निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मोल प्रभाज जो है वो मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यहाँ पर लिखा गया है विलय का मोल प्रभाज। विलय के मोलों की संख्या, सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होगी? विलय के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या। विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि विलय और विलियन के मोलों की संख्याओं का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं? विलय का मोल प्रभाज कहा जाता है। इसको x विलय से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा समझ लेंगे, विलय के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। इसको x विलय से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला बन जाता है विलय का मोल प्रभाज बराबर, ऊपर आएगा विलय के मोलों की संख्या, नीचे आएगा विलियन के कुल मोलों की संख्या। ऊपर विलय के मोलों की संख्या, नीचे विलियन के कुल मोलों की संख्या। इसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे विलायक प्लस विलय के कुल मोलों की संख्या। इनके अनुपात को हम क्या कह देते हैं? विलय का मोल प्रभाज कहा जाता है। हमने मान लिया यदि विलियन में विलायक के मोलों की संख्या N1 तथा विलय के मोलों की संख्या N2 हो तो विलियन में विलायक के मोलों की संख्या को N1 और विलय के मोलों की संख्या को N2 मान लिया गया है, तो यहाँ पर x विलय यानी विलय का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? तो उसका लिए हो जाएगा, ऊपर लिखना है विलय के मोलों की संख्या
जो कि हमने कितनी मानी N2, ऊपर N2 हो जाएगा। नीचे लिखा गया विलायक प्लस विलय के कुल मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या N1 है और विलय के मोलों की संख्या N2 है। तो फॉर्मूला बन जाता है N2 बटे N1 प्लस N2। यानी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले मोलों की संख्या ही निकालनी होगी, विलय के मोलों की संख्या भी चाहिएगी और विलायक के मोलों की संख्या की आवश्यकता भी हमें होगी। अब हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम क्या निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। इसका जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है विलायक का मोल प्रभाज। अब हम पढ़ते हैं विलायक के मोल प्रभाज के बारे में। यहाँ लिखा गया है विलायक का मोल प्रभाज। विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब हमें जो आवश्यकता है वह विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, उनका जो अनुपात होगा वो विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। ऊपर लिखा जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और नीचे लिखा जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। उनका जो अनुपात है वो बन जाता है विलायक का मोल प्रभाज। इसको x विलायक से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x विलायक से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ऊपर विलायक के मोलों की संख्या, नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या। इन दोनों का जो अनुपात है वो विलायक का मोल प्रभाज बन जाता है। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज बराबर ऊपर लिखा गया विलायक के मोलों की संख्या और विलयन दो चीजों से मिलकर बना हमने माना है, एक विलायक और एक विलय। तो नीचे लिखा विलायक प्लस विलय के कुल मोलों की संख्या। फॉर्मूला बन गया विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक प्लस विलय के कुल मोलों की संख्या। यदि विलयन में विलायक के मोलों की संख्या N1 है तथा विलय के मोलों की संख्या N2 हो तो हमने मान लिया विलायक के मोलों की संख्या N1 है और विलय के मोलों की संख्या N2 है। विलायक के मोल प्रभाज को कैसे लिखते हैं, x विलायक लिख लिया गया, ऊपर लिखा है विलायक के मोलों की संख्या जो कि N1 है, ऊपर N1 लिख दिया। नीचे लिखा गया विलायक प्लस विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिखा गया विलायक के मोलों की संख्या N1 है और विलय के मोलों की संख्या N2 है। नीचे दोनों का टोटल आ जाता है। तो हमें याद रखना होगा, ऊपर विलय और विलायक के मोलों की संख्या आती है, नीचे उनका टोटल आता है। जब आप विलय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो ऊपर विलय के मोलों की संख्या आएगी और जब आप विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या आएगी और नीचे दोनों में विलयन के कुल मोलों की संख्या आती है। इसके बाद ये नोट आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ पर ये बता दिया गया है कि इसमें अगर हम x विलय निकालते हैं और x विलायक निकालते हैं तो उनका जो जोड़ होता है वो एक होता है। यानी कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक के बराबर होता है। न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है, इसको आप राइट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए न्यूमेरिकल्स की। मोल अंश से जो जुड़ा हुआ पहला एग्जांपल दिया हुआ है वो एग्जांपल क्या है, लिखा हुआ है एग्जांपल का नंबर है 2.1 एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। यहाँ पर हमें जो है मोल अंश निकालना है केवल किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या मानना होगा, क्वेश्चन परसेंटेज का है, हमने माना विलयन की मात्रा कितनी है हमारे पास 100 ग्राम। परसेंटेज से क्वेश्चन में हमेशा मात्रा को 100 ग्राम मान लेना चाहिए। यहाँ पर 20% क्या है, 20% है एथिलीन ग्लाइकोल। C2H6O2 की मात्रा जिसे हम W2 लिखेंगे कितनी मान ली गई, 20 ग्राम। अब आता है H2O की मात्रा, इसको हम W1 लिखेंगे, 100 में से 20 को माइनस कर दिया जाएगा, कितनी आ जाएगी 80 ग्राम। इस तरह से हमने H2O की मात्रा को भी कैलकुलेट कर लिया और C2H6O2 की मात्रा को वो भी हमने पता कर लिया है। अब दोनों का अनुभाग की आवश्यकता हमें होगी। पहले हमने निकाला एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभाग, C2H6O2 का अनुभाग, जिसे हम N2 लिखेंगे, निकालने का तरीका होगा 2 गुना कार्बन का होता है 12 प्लस 6 गुना हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 2 गुना ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, ये 24 हो गया, ये 6 हो गया, ये 32 हो गया।
जब हमने इनको ऐड किया तो ये आता है 62 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया है एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार। इसी तरह से हम H2O का अनुभार निकालते हैं, जिसको हम M लिखते हैं 2 गुना 1 H के लिए प्लस O के लिए 16। तो इनको जोड़ा जाता है 16 तो 18 ग्राम प्रति मोल जो है H2O का अनुभार आ जाता है। अब हमें दोनों के मोलों की संख्या अलग अलग निकाल लेनी होगी। तो सबसे पहले हम एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या को हम N2 लिखते हैं और फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर मात्रा ग्राम नहीं बटे अनुभार। मेरे N2 बराबर है W2 बटे M2। N2 रखा, W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, ऊपर 20 रख दिया गया। M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 62 यानी 62 को नीचे रख दिया। 2 से हमने इसको कट किया, 2 से कट करने पर 10 आ जाता है और 2 से कट करने पर 30 बना जाता है। 10 को 31 से डिवाइड किया तो नंबर आता है 0.32, यानी वहां पर एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या कितनी है 0.32। H2O के मोलों की संख्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं H2O के मोलों की संख्या, इसको हम N1 कहेंगे। तरीका वही है, मात्रा ग्राम में बटे अनुभार। N1 को N1 लिखा, मात्रा कितनी है, मात्रा हमारे पास 80 ग्राम है, 80 हमने ऊपर लिख दिया। और अनुभार कितना है, अनुभार हमारे पास इसके लिए 18 है, हमने नीचे 18 रख दिया। 2 से हमने इसको कट किया तो ये 40 आ जाता है, ये 9 आ जाता है। हमने 40 को 9 से भाग किया तो 4.4 आ जाता है। अब हमें निकालने केवल किसके हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने हैं। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाव निकालने के लिए N2 ऊपर नीचे N1 प्लस N2, यानी कि ऊपर आएगी एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, नीचे आएगी विलियन के मोलों की संख्या। ऊपर रखा गया नंबर आ रहा है 0.32 और नीचे आ जाता है 4.44 प्लस 0.32। ऊपर वाला लिखा 0.32, नीचे दोनों का टोटल है 4.76। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.068 आ जाता है। यहाँ पर हमें पता लग जाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश। इसी वे में अगर आप H2 का निकालना चाहते हैं, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो जाता है, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम H2 के निकालना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएगा N1 और नीचे आएगा N1 प्लस N2। ऊपर वैल्यू रखी 4.44, नीचे लिखा दोनों का टोटल, दोनों को सोल्व किया, नंबर आ जाता है 0.932। अगर आप इन दोनों का टोटल करके देखें तो कितना आता है 0.068 और 0.932। इनको ऐड कर लीजिए तो आप देखते हैं 8 और 2 10, 6 और 3 9 10, यहाँ पर बना जाएगा 10, तो ये आ जाता है 1। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, उन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हमें अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की वो सही है या नहीं है। दोनों का जोड़ करके 1 आ जाना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी के मोल अंश की गणना हमें करनी है और हमें इस बार मात्रा जो है परसेंटेज में बताई गई है। हमें बताया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो 20% है। इस परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा हमें कुल मात्रा 100 मान लेनी चाहिए। हमने विलियन की टोटल मात्रा कितनी मान ली 100, वहां से एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 20, H2O की मात्रा 80। फिर हमने एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार निकाला, फिर हमने उसके बाद जल का अनुभार निकाला, फिर एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, फिर जल के मोलों की संख्या, और इस तरह से हमने एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज कैलकुलेट कर लिया है। एनसीईआरटी बुक में मोल अंश से जुड़े एग्जाम्पल के बाद जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो पाठ्य निहित प्रश्न में दिए हुए होते हैं। इसमें पाठ्य निहित प्रश्न में मोल अंश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जिसमें हमें मोल अंश को कैलकुलेट करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि बेंजीन जो है वो विलय है और जिसमें हमने इसको घुला है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी कि हमें बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलना है। यहाँ पर जो बेंजीन है उसका फॉर्मूला होता है C6H6 और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है CCl4। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि C6H6 को हमें CCl4 में डिसॉल्व कर देना है, घोल देना है। अब क्वेश्चन प्रतिशत का है, प्रतिशत के क्वेश्चन में आपको विलियन की जो मात्रा माननी चाहिए वो 100 मान लेनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मानना विलियन की मात्रा बराबर 100 ग्राम। प्रतिशत के क्वेश्चन में हमेशा 100 मान लीजिए, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन की जो मात्रा है वो W2 बराबर 30 ग्राम
हमने लिखी है। एक बात याद रखिए कि जो भी हमारा विलय होगा उसकी मात्रा को हम W2 लिखेंगे और जो हमारा विलायक होगा उसकी मात्रा को हम W1 लिखेंगे। तो विलय के रूप में यहाँ पर बेंजीन है तो उसकी मात्रा को हमने W2 लिखा और विलायक के रूप में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी मात्रा को हम W1 लिखेंगे। तो विलयन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम में से 30 हिस्से तो किसके हैं बेंजीन के और 70 हिस्से किसके हैं हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के हैं। तो 100 में से 30 और ये 100 में से 30 घटाकर कितने बचे 70। यहाँ से हमने देख लिया है कि हमारे पास बेंजीन की मात्रा कितनी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है। अब हमें निकालना है मोल अंश। मोल अंश निकालने के लिए दोनों के मोलों की संख्या की हमें आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम दोनों के अनुभार निकालेंगे, फिर दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर बेंजीन का मोल अंश हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से निकालते हैं बेंजीन का अनुभार। बेंजीन के अनुभार को N2 लिखेंगे और उसके लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, वो लिखा हुआ है। यहाँ से लिखेंगे 6 गुना कार्बन के लिए 12, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस 6 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 6 72 ये हो गया, 6 कम 6 ये हो जाता है, 72 बचे 78। 78 ग्राम पर मोल जो है बेंजीन का क्या आ जाता है अनुभार आ जाता है। अब हम निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अनुभार। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अनुभार को हम M1 लिखेंगे और अनुभार निकालने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता है, वो लिखा हुआ है CCl4। कार्बन के लिए 12 लिखा, प्लस का साइन लगाया, 4 गुना Cl का होता है 35.5, ये 12 लिखा। 35.5 की जब 4 से गुना करेंगे तो 142 आएगा, इनको जोड़ देंगे तो 154 ग्राम पर मोल CCl4 का अनुभार आ जाता है। अब दोनों के अनुभार निकालने के बाद दोनों के मोलों की संख्या को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, इस संख्या लिखेंगे N2। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है मात्रा ग्राम में बटे अनुभार। तो मात्रा ग्राम में हम W2 लिखेंगे, अनुभार को M2 लिखेंगे। अब W2 का मान कितना है 30, तो ऊपर 30 लिख दिया है। M2 कितना है 78, तो नीचे 78 लिख दिया है। हमने इसको 2 के पहाड़े से काट दिया है, 2 से कट किया है तो ये 15 आ जाता है, 2 से कट करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे 39 से तो नंबर आता है 0.384, यानी 15 को 39 से भाग करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 0.384। अब आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। इसके लिए फॉर्मूला वही है मात्रा ग्राम में बटे अनुभार। हमने मात्रा ग्राम में देखी कितनी है तो वो 70 है, तो हमने ऊपर 70 लिख दिया है और उसका अनुभार कितना है वो है 154, 154 है। 2 के टेबल से हमने इसको कट कर लिया, जब हमको 2 से काटते हैं तो 35 आता है, 2 से कट करेंगे तो ये 77 आएगा। फिर हम 35 को 77 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आता है 0.454। अब हम इसके बाद इसके मोल अंश में कहा क्वेश्चन में हमें कहा बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। केवल बेंजीन के निकालने हैं तो लिखा गया बेंजीन के मोल अंश, इसको लिखेंगे X C6H6। X यहाँ पर किसको दर्शा रहा है मोल अंश को दर्शा रहा है और किसका निकालना है बेंजीन का निकालना है। तो इसके नोटेशन पॉइंट पर लिख दिया गया C6H6 बराबर क्या होगा N2 बटे N1 प्लस N2। जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर आती है और नीचे दोनों का टोटल आता है। तो बेंजीन के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी है 0.384, ये नंबर हमने ऊपर लिख लिया है और नीचे दोनों का टोटल आना है N1 प्लस N2। N1 का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 0.454 प्लस N2 की जो वैल्यू है 0.384। ऊपर नंबर सेम टू सेम लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। ऐड करने पर नंबर आता है 838, पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया गया है। फिर नंबर बचा 384/838, इसको 2 से कट कर लिया गया है। 2 से कट करने पर 192 आता है, इसे 2 से कट करने पर 419 आता है। 192 को 419 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.458। यहाँ पर हमें बेंजीन के मोल अंश पता लग जाते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या कहा गया, 1 मिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया है हमें मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी, हमें दोनों के मोलों की संख्या चाहिएगी। उसके लिए हम दोनों की मात्रा देखेंगे, दोनों के अनुभार देखेंगे, दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, उसी के बाद हम मोल अंश निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मात्रा निकाली बेंजीन कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, फिर दोनों के अनुभार निकाले कि बेंजीन का अनुभार कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अनुभार कितना है। फिर हमने दोनों के मोलों की संख्या निकाली कि बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या कितनी है। इसके बाद हमने बेंजीन का मोल अंश कैलकुलेट किया। तो याद रखिए जब भी मोल अंश का क्वेश्चन आएगा तो आपको
कितनी चीजें चाहिएगी? सबसे पहले विलय और विनायक की मात्रा ग्राम में चाहिएगी, फिर उसके बाद दोनों के अनुभाग चाहिए, फिर हम उन दोनों से मूलों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा मूलांश निकलेगा। इतना पोर्शन हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपकी और हेल्प कर सके और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें।